ईश्वर की मर्जी। रोज की तरह आज भी राजेश जल्दी जल्दी तैयारी कर रहा था। उतनी देर में जया ने उसका टिफ़िन उसके पास लाकर रख दिया। राजेश ने वह जल्दी से अपने बैग में रखा और वह स्कूल जाने के लिए निकला। उसने अपनी बाइक निकाली और वह स्कूल की तरफ जाने लगा। कुछ ही देर में पीछे से एक कार तेज रफ्तार से आई। राजेश की बाइक और कार का जोर से एक्सीडेंट हो गया। राजेश अपनी पत्नी जया के साथ एक छोटे शहर में रहता था। वह एक प्राइवेट स्कूल में क्लर्क का काम करता था। उसके 2 बेटे थे। उनका अपना खुद का एक छोटा सा मकान था। राजेश का एक्सीडेंट होते ही लोगों ने उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया और किसी ने घर जाकर घर के लोगों को खबर दी। जया और दोनों बेटे बहुत घबरा गए। वे वैसे ही जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचते ही जैसे ही जया को खबर मिली कि राजेश का एक पैर एक्सीडेंट में चला गया, मानो उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों के बाद राजेश को अस्पताल से छुट्टी मिली। जया तो पूरी तरह से टूट चुकी थी। पड़ोसियों ने आकर उसे बहुत समझाया। जया के माँ और पिताजी भी आए हुए थे। उन्होंने जया को बहुत समझाया कि हम जितनी हो सके उतनी तुम्हें मदद करेंगे। तुम चिंता मत करो बेटी, ईश्वर की मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में हिम्मत हार के कुछ नहीं होने वाला है। अब तो मन को पक्का करके आगे बढ़ना है। जया के पिताजी ने उसे समझाया कि अभी राजेश की देखभाल, 2 बच्चों का स्कूल का और घर का खर्चा, यह सब जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर ही है। इसलिए अभी तुम्हें कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है। जया खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। जया की माँ कुछ दिनों के लिए उनके पास में ही रुक गई और उन दोनों ने घर में ही अचार बनाकर बेचने का व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में जया ने बहुत सारा अचार बनाया और अपने सारे पड़ोसियों के घर जाकर थोड़ा थोड़ा अचार उन्हें मुफ्त में देकर आई। लोगों को उसके हाथ का अचार बहुत पसंद आया। एक दिन जया किसी के घर अचार देने जा रही थी। उस समय उसकी एक पड़ोसन थी जो कि कभी भी इनका अच्छा नहीं चाहती थी। वह रास्ते में मिली और जया से कहने लगी कि ईश्वर की यही मर्जी थी, इसलिए ऐसे हुआ है। अब तुम्हें घर घर जाकर सामान बेचने की आदत डालना पड़ेगा। पड़ोसन ने जिस तरीके से यह बात जया से कही थी, उस बात का जया को बहुत बुरा लगा था। उसने आकर राजेश को यह बात बता दी। सुनकर राजेश को भी बहुत बुरा लगा। अभी राजेश काम तो नहीं कर सकता था। बिस्तर में लेटे लेटे उसे पुरानी बातें याद आती थी। राजेश पहले से ही कुछ बातों में बहुत कुशल था, लेकिन शादी से पहले से ही राजेश के ऊपर उसके परिवार की कई सारी जिम्मेदारियां थी। इस वजह से वह अपने पसंदीदा कामों के लिए वक्त नहीं निकाल पाता था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करना शुरू कर दिया था। उसके शादी के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारियां फिर से उसके ऊपर आ गई। उसमें जो प्रतिभा थी वह दिखाने का उसे कभी मौका ही नहीं मिला। अब वह दिन रात सोच में डूबा रहता था। जया की यह हालत देखकर राजेश को बुरा भी लगता था। कुछ दिनों में ही जया को बहुत सारे घर से अचार के ऑर्डर आने लग गए। देखते ही देखते अब ग्राहक बढ़ने लगे थे। अब उन्होंने घर के एक सामने वाले कमरे में अपनी खुद की दुकान खोली और उसमें कई प्रकार के अचार, पापड़ और मसाले रखने लगे। अब जया के साथ साथ राजेश भी दुकान में बैठने लगा। जब दुकान में ग्राहक नहीं रहते थे, उस समय राजेश पेंटिंग बनाने लग गया, क्योंकि पहले से ही उसको पेंटिंग बनाना अच्छा लगता था। कुछ दिनों बाद राजेश ने जो 4-5 पेंटिंग बनाई थी वह उसने अपने दुकान में ही लगाई। जो भी लोग सामान खरीदने आते थे उन पेंटिंग की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन की बात है, एक आदमी दुकान के सामने से जा रहा था। अचानक ही उसका ध्यान उस पेंटिंग पर गया। उसने राजेश से पूछा कि यह पेंटिंग आपने कहाँ से खरीदी है। तब राजेश ने उसको जवाब दिया कि यह मैंने खुद बनाई है। तब वह आदमी बोला कि विश्वास ही नहीं होता कि यह पेंटिंग आपने अपने हाथ से बनाई होगी। तब वह आदमी बोलता है कि मैं अपने सेठ जी से आपको मिलवाना चाहता हूँ, जो आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। दूसरे दिन वह आदमी राजेश को लेकर अपने सेठ जी के यहाँ जाता है। जाते समय राजेश 2-3 पेंटिंग भी साथ में लेकर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद सेठ जी की उसकी पेंटिंग देखते हैं। सेठ जी को उसकी पेंटिंग बहुत पसंद आती है। सेठ जी राजेश को अपनी खुद की और उनके बच्चों की पेंटिंग बनाने के लिए कहते हैं। जब राजेश सेठ जी और उनके बच्चों की पेंटिंग बनाकर उनके घर जाता है, तब सेठ जी पेंटिंग देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सेठ जी पेंटिंग देखकर राजेश से कहते हैं कि तुम में बहुत अद्भुत प्रतिभा है, क्या तुम मेरे लिए 20-25 पेंटिंग बनाकर ला सकते हो। राजेश इस बात के लिए तुरंत हाँ कर देता है।
कुछ दिनों बाद राजेश 25 पेंटिंग बनाकर सेठ जी के यहाँ पहुँच जाता है। सेठ जी को सब पेंटिंग बहुत पसंद आती है। सेठ जी राजेश से कहते हैं कि 2-3 दिन के बाद मैं पैसे दे दूँगा। राजेश अपने घर वापस लौट आता है। 2 दिन के बाद एक ड्राइवर गाड़ी लेकर आता है और राजेश से कहता है कि आपको सेठ जी ने अभी बुलाया है। गाड़ी में बैठकर राजेश ड्राइवर के साथ जाता है। गाड़ी जाकर एक बड़े हॉल के सामने रुक जाती है। राजेश जैसे ही हॉल के दरवाजे के पास पहुंचता है तो उससे सेठ जी पहले से ही वहां खड़े दिखते हैं। वहां पहुंचते ही सेठ जी राजेश के हाथ में कैंची थमाकर उसे हॉल के दरवाजे की रिबन काटने को बोलते हैं। राजेश को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। जैसे वह रिबन काटकर हॉल के अंदर प्रवेश करता है तो उसे दिखता है कि उसकी बनाई हुई पेंटिंग का एग्जीबिशन वहाँ पर लगाया हुआ है। देखते ही देखते पूरा हॉल लोगों से भर जाता है और सभी लोगों के मुंह से उसकी पेंटिंग की तारीफ उसे सुनाई देती है। कुछ घंटों में ही उसकी सारी पेंटिंग लाखों रुपए में बिक जाती है और जितने भी पैसे इकट्ठा हुए वे सब राजेश के हाथ में देते हुए सेठ जी उससे कहते हैं कि राजेश, तुम में जो अद्भुत प्रतिभा है वह मैं दुनिया के सामने लाना चाहता था, इसलिए मैंने ये एग्जीबिशन लगवाई। यह बात सुनकर राजेश ने सेठ जी को धन्यवाद कहा और वह अपने घर वापस लौट गया। उसके बाद दूर दूर से राजेश के पेंटिंग के लिए ऑर्डर आने लगे और देखते ही देखते राजेश एक बहुत बड़ा पेंटर बन गया। कुछ ही दिनों में राजेश ने विदेश जाकर अपने पैर का ऑपरेशन किया। अब राजेश पूरी तरह से ठीक हो गया था। अब उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ा बंगला बनाया। नए बंगले में उन्होंने पूजा रखी थी। उस दिन अपने सब रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी बुलाया। पूजा के दिन जया की वह पड़ोसन भी आई थी जिसने जया का दिल दुखाया था। जया का घर देखकर वह अचंभित हो गई। तब जया ने उससे कहा कि आज हमारे जो दिन पलट गए हैं यह सब ईश्वर की ही मर्जी है। किसी के बुरा या भला सोचने से कुछ नहीं होता। जो भी होता है वह सब ईश्वर की मर्जी से ही होता है और अच्छा ही होता है। यह बात सुनकर पड़ोसन के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।